आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बड़ी कंपनी का मालिक है, जो एक ऐसा आविष्कार करता है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। वो हवाई जहाज़ के पुर्जों से स्कूटर बना लेता है और अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेता है। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत इटली में होती है। ये साल 1952 का दौर है, जब वेस्पा स्कूटर की शुरुआत हुई थी, लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। वेस्पा एक दूसरे ब्रांड लिब्रेटा के साथ कंपटीशन में था और संघर्ष कर रहा था। वहीं वेस्पा का मालिक एनरिको पियाजियो बढ़ते कर्ज और ब्याज के कारण परेशानियों से गुजर रहा था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा है। मामले को और भी ज्यादा बदतर बनाने की कोशिश की गई। रोची नाम का एक सीनियर बैंक मैनेजर अपने बुरे इरादों के साथ लोन ऑफर कर रहा था, लेकिन अचानक पैसों की मांग करने लगा। रोची से मुलाकात के बाद एनरिको की परेशानियां और बढ़ गई। बैंक छोड़कर एनरिको अपने ऑफिस लौट आया, जहां उसने अपने कर्मचारियों से बात की, जो उसे कंपनी में उड़ रही अफवाहों के बारे में बता रहे हैं। इस बीच ऑफिस का फीमेल स्टाफ हॉलीवुड स्टार ऑड्रे हैपबर्न के बारे में खुशी से बात कर रही हैं, जो रोम में ग्रेगरी पेक के साथ रोमन हॉलिडे नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ये रोम के खूबसूरत शहर में दो अमेरिकन के प्यार में पड़ने की रोमांटिक कहानी है। एनरिको ने वहां से गुजरते हुए उनकी बातचीत सुनी और फिल्म के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। इससे इंस्पायर होकर उसने अपने स्टाफ को अपने ऑफिस में बुलाया। एनरिको ने सूजन को रोमन हॉलिडे के लिए एक पोस्टर बनाने के लिए कहा, जिसमें ऑड्रे हैपबर्न और ग्रेगरी पेक को फेमस कोलोसियम के सामने दिखाया गया, जिसमें उनका वेस्पा स्कूटर भी शामिल है। एनरिको का आइडिया है कि वेस्पा स्कूटर को फिल्म में दिखाया जाए। फिल्म डायरेक्टर को वेस्पा को शामिल करने के लिए और इसके लिए डायरेक्टर को मनाने के लिए सूजन को रोम भेजा जाएगा, क्योंकि सब लोगों में उसकी इंग्लिश बेहतर है। एनरिको को इस आइडिया से बहुत उम्मीदें हैं कि ये मौका वेस्पा की किस्मत बदल देगा और उसे मार्केट में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा। कुछ ही समय बाद सूजन रोम के सिनसिटा फिल्म स्टूडियो में पहुंच गई, जहां रोमन हॉलिडे की शूटिंग हो रही है। उसे यहां डायरेक्टर से मिलने की उम्मीद है, लेकिन बदकिस्मती से उसे मिलने से इनकार कर दिया गया और उसे वहां से जाने के लिए कहा गया। वहीं सूजन की मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है, जिसका नाम पीटर है। वो यहाँ फिल्म के बारे में जानने और उस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए आया है। उसी ने इस फिल्म के बारे में पिछला आर्टिकल लिखा था। पीटर का फिल्म के डायरेक्टर के साथ आज इंटरव्यू है और सूजन पीटर से चाहती है कि वो उसका आइडिया डायरेक्टर के सामने पेश करे। पीटर उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है, पर उसने सूजन से स्कूटर वेस्पा के बारे में कहानी बताने को कहा। सूजन बताती है कि वेस्पा की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई, जब पियाजियो कंपनी वॉर में इस्तेमाल होने वाले जहाज़ों को बनाया करती थी, जो बॉम्बिंग में तबाह हो गई थी। रोनाल्डो पियाजियो के बेटे एनरिको पियाजियो ने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। बहुत सारी परेशानियों और कंपनी के सही से ना चल पाने के बावजूद एनरिको को अपने वफादार कर्मचारियों का सपोर्ट था। साल 1994 में एनरिको की बहादुरी के चर्चे होने लगे, जब उसने अपने कर्मचारियों की जान नाजियों से बचाई। इस दौरान वो घायल भी हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। उसकी इस बहादुरी ने उसे बहुत मशहूर कर दिया। पीसा के पास एक छोटे शहर पोंटेडेरा के लोग उसे और ज्यादा मानने और पहचानने लगे। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों की मदद से इटली ने युद्ध के दौरान बर्बाद हुई महत्वपूर्ण कंपनियों की सहायता करने और इंडस्ट्री को फिर खड़ा करने के लिए एक कमेटी बनाई। यहाँ एनरिको को रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन का सामना करना पड़ा, जिसने पियाजियो को फंडिंग के साथ मदद करने की ऑफर की, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो चाहता था कि फंड कंपनी के बीच में बंट जाए और उसे यहाँ अपना शेयर चाहिए। एनरिको ने इससे साफ इनकार कर दिया और ऑफिस से बाहर निकल आया। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकला, उसका सामना युद्ध में मारे गए एक सैनिक की विधवा पौला और उसकी बेटी एंटोनेला से हुआ। एनरिको ने उन्हें पोंटेडेरा में उनके घर वापस छोड़ने के लिए ऑफर किया, क्योंकि उसे भी उसी रास्ते ही जाना है। रास्ते में एंटोनेला ने बताया कि उसे बिल्लियों से बहुत प्यार है। ये सुन एनरिको ने उन्हें बिल्ली के बच्चों से मिलने के लिए अपने घर इनवाइट किया। एनरिको के घर में बिल्ली के बच्चों को देखने के बाद उन्हें उनके घर ले गया। उसने देखा कि एंटोनेला को बिल्लियों के प्रति बहुत लगाव है और उसके अलावा उसे स्कूटर से खेलना भी बहुत पसंद है। वहाँ एंटोनेला एक स्कूटर चला रही थी, जिससे एनरिको को लड़कियों के लिए भी एक ऑटोमोबाइल बनाने का आइडिया आया। ये मुलाकात एनरिको के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। घर वापस आने पर एनरिको ने अपने बड़े भाई अरमांडो के साथ रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन के साथ अपनी मुलाकात को साझा किया और उसे बताया कि उसने वो ऑफर ठुकरा दिया है और अब उसने अपने पिता के विचारों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। वो कुछ नया इन्वेंट करेगा।
उसने अपने गोदाम में ढूंढना शुरू किया और ऐसे स्पेयर पार्ट ढूंढ निकाले जो अभी भी इस्तेमाल करने लायक थे, जिनमें लैंडिंग गियर और स्टार्टर इंजन जैसे छोटे जहाज़ों के पुर्जे शामिल थे। मैकेनिक ने सुझाव दिया कि इन भागों का इस्तेमाल कर छोटी मोटर बाइक बनाने के लिए किया जा सकता है, जो युद्ध के दौरान सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था। एनरिको ने अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया, एक आसान ऑटोमोबाइल और कम लागत वाले तरीके की बात सामने रखी, जिसे हवाई जहाज़ के स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। वो एक ऐसा इन्वेंशन करना चाहता है जिससे महिलाएं भी चला सकें, और उसका नाम पेपरिनो रखा जाएगा। बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की परेशानियों का सामना करना पड़ा और एनरिको को बैंक से लोन की ज़रूरत थी। बाद में दिखाया जाता है कि एनरिको ने अपने जानने वालों के साथ टेनिस खेला और अचानक से हाई स्कूल की अपनी एक दोस्त लिविया से मुलाकात की। उसका सामना रोची नाम के एक बैंकर से भी हुआ, जिसने एनरिको को लोन की तुरंत मंजूरी दे दी, जबकि उसके लोन का अमाउंट बहुत बड़ा है। रुचि कहता है कि उसकी मदद करने के पीछे का कारण ये है कि पियाजे परिवार ने पोंटेडेरा शहर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उस रात लिविया और एनरिको ने साथ में वक्त गुजारा। लिविया एनरिको के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर रही है, वहीं एनरिको रोची के इरादों से अनजान था। जानबूझकर एनरिको को उसने एक बड़ा लोन दिया। उसे उम्मीद है कि एनरिको लोन नहीं चुका पाएगा और बदले में वो पियाजियो कंपनी पर कब्जा कर लेगा, और उसके इस मंसूबे में रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन ने साथ दिया। इस बीच पेपरिनो स्कूटर को बनाने का काम चल रहा है और टीम ने एक साथ टेस्टिंग के लिए एक मॉडल तैयार कर लिया। जब एनरिको ने सूजन से स्कूटर को टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा तो वो झिझकने लगी। उसने कहा कि ये लड़कियों के लिए बैठने लायक नहीं है। एक दूसरी लड़की ने भी यही बात कही। दरअसल ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि स्कूटर के इंजन को सामने की तरफ लगाया गया था। फीडबैक से निराश एनरिको ने अपने कर्मचारियों से स्कूटर को फिर से डिज़ाइन करने की मांग की और कहा कि इसमें ऐसे बदलाव करें कि इसे लड़कियां आराम से किसी भी ड्रेस को पहनकर आसानी से चला सकें। इसके बाद एनरिको पीसा शहर में गया। वहां वो एक आदमी से मिलने गया जो हेलीकॉप्टर इंजीनियर है। एनरिको के आते ही उसने अपने नए हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन के बारे में बात की। हालांकि जब एनरिको ने उसे पेपरिनो की तस्वीर दिखाई जिसे वो बनाना चाहता है, तो कॉर्डिनो ने शुरू में मदद करने से इनकार कर दिया। वो स्कूटर के लिए कोई मशीन डिज़ाइन नहीं करना चाहता। वो शुरुआत में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर इसके बावजूद एनरिको ने उसे स्कूटर के लिए काम करने के लिए राज़ी कर लिया। उसने उसे समझाया कि वो एक इंजीनियर है, वो अपनी काबिलियत से कुछ भी कर सकता है। एनरिको ने प्रोटोटाइप के साथ आ रही परेशानी के बारे में बताया कि इंजन की स्थिति के कारण स्टीयरिंग अनबैलेंस्ड हो गई है। फिर कॉर्डिनो ने एग्जाम्पल के लिए एक नया डिज़ाइन बनाकर दिखाया और इंजन को फिट करने की जगह और आसानी से टायर को बदलने की सुविधा के बारे में भी बताया। एनरिको को डिज़ाइन बहुत पसंद आया और आने वाले दिनों में कॉर्डिनो उस पर काम करेगा, इसके लिए एनरिको ने उसे मना लिया। अभी तक स्कूटर के प्रोडक्शन का काम शुरू नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रोची एनरिको से उसकी इंस्टॉलमेंट मांगता है और उसे पैसे देने के लिए फोर्स करता है। पैसों की परेशानी के चलते एनरिको को अपने घर की महंगी और बेहतरीन पेंटिंग को बेचना पड़ा ताकि वो बैंक को पैसे दे पाए। एक दिन कॉर्डिनो ने स्कूटर के डिज़ाइन का काम कंप्लीट कर ही लिया और वो पोंटेडेरा में एनरिको की कंपनी में आता है। वहाँ आते ही वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से प्रोटोटाइप को तैयार करवाता है। उस स्कूटर में कोई शिकायत नहीं थी, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। एनरिको खुद स्कूटर को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया। वो स्कूटर के साथ पॉला के घर पहुँच गया, जहाँ उसने अपने स्कूटर की टेस्ट ड्राइव के लिए साथ चलने के लिए राज़ी किया। पॉला ने कहा कि वो भी इसे चलाना चाहती है। एनरिको इसके लिए पहले से ही राज़ी था क्योंकि उसने ये स्कूटर औरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करवाया था। पॉला ने पहली बार स्कूटर को चलाया और उसकी इस कामयाबी से दोनों बहुत खुश हैं। दोनों ने महसूस किया कि स्कूटर को चलाते समय इसमें से कुछ भिनभिनाने की आवाज़ आती है, इसलिए दोनों ने स्कूटर का नाम बदल दिया और वेस्पा रख दिया। एनरिको पॉला को पसंद करता है और ये बात जाहिर करते ही पॉला वहाँ से चली जाती है। फिर एनरिको की कंपनी में बड़े लेवल पर वेस्पा प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है। लिविया को एनरिको की पॉला से बढ़ती हुई नज़दीकियों के बारे में पता चल जाता है। वो इसके खिलाफ है। वो एनरिको को मनाने की कोशिश करती है, पर एनरिको उसे वहाँ से और उसकी पर्सनल ज़िंदगी से जाने को कहता है। 2 महीने गुजर चुके हैं, पर कोई भी स्कूटर अभी तक नहीं बिका है। इसके अलावा एनरिको अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। बुरे हालातों के चलते कर्मचारियों ने कंपनी पर कब्जा कर लिया। कई लोग एनरिको को अपना विरोध जाहिर करने के लिए उसके घर भी पहुंच गए।
सभी लोगों ने उसे जोर दिया कि वो कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन कमेटी को हैंडओवर कर दे, जिससे वो अपने कर्जों से छूट जाएगा। पर एनरिको ऐसा नहीं करना चाहता। वो इतनी आसानी से अपने पिता की बनाई हुई कंपनी को किसी को देना नहीं चाहता। उसने अपने स्टाफ को मार्केटिंग में और ज़्यादा क्रिएटिव होने के लिए कहा, ताकि कंपनी और स्टाफ को इसका फ़ायदा हो। उसके पास जो भी पैसे बचे हुए थे वो उसने एडवर्टाइजिंग पर खर्च कर दिए हैं। रुचि और चेयरमैन और ज़्यादा उतावले होते जा रहे हैं कि एनरिको की कंपनी पर वो लोग अपना कब्जा कर ले। उनकी इन बातों को लिविया सुन लेती है और वो रुचि का साथ देने के लिए कहती है। अब एनरिको का बुरा चाहने वाले लोगों में 3 लोग हो चुके थे जो उसे बस हारते हुए देखना चाहते हैं। कई दिनों से कंपनी पर कर्मचारियों ने कब्जा कर रखा है। उसी दौरान कंपनी की फोन लाइन और इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी गई। पर यह सब एनरिको ने नहीं किया था, बल्कि वो तो कोशिश कर रहा था कि कंपनी में रह रहे कर्मचारियों को कोई परेशानी न होने दी जाए। ये सब रुचि और लिविया का किया धरा था, ताकि कर्मचारी और ज़्यादा भड़क जाएं। इतना सब करने के बाद रुचि ने एनरिको के साथ उसकी परवाह करने का नाटक किया। उसने कहा कि वो इतनी परेशानी ना उठाए और बेकार के कोर्ट केस में ना पड़े, बल्कि वो इस कंपनी को उसे सौंप दे। हालातों से मजबूर होकर एनरिको कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए पेपर तैयार करने के लिए कहता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता और अभी भी वो कंफ्यूज्ड है। इस जद्दोजहद में वो पॉला के घर पहुंच जाता है ताकि वो अपने मन की बात साझा कर सके। वो अपनी सारी परेशानी के बारे में उससे बात करता है और कहता है कि वो कोई गलत डिसीजन लेना नहीं चाहता। पॉला उसे समझाती है और उसे कहती है कि उसे अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। जब वो खुद विश्वास करेगा तो दूसरे भी उस पर विश्वास करेंगे। लोगों से बात करो, उन्हें बताओ कि ये अकेला तुम्हारा सपना नहीं है, ये उनका भी है, क्योंकि वो इसको कामयाब बनाने में मदद कर रहे हैं। और जब सब अच्छा होगा तो हर कोई इसका हिस्सेदार होगा। उसकी बातें एनरिको के दिल को छू जाती हैं। शायद इस मौके पर उसे ऐसी ही राय की तलाश थी। इससे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अगले दिन एनरिको कर्मचारियों से मिलता है। उसने सबको बर्खास्त करने के लिए जो पेपर तैयार किए थे, वो सब पेपर्स को उन सबके सामने जला देता है। एनरिको को वो समय याद आया जब उसने बहादुरी से जर्मन सैनिकों को अपनी कंपनी के कर्मचारियों को बंदी बनाने से नाजियों को रोका था, और उसने कर्मचारियों से अब भी हार ना मानने को कहा। उन्हें विश्वास दिलाया कि एक दिन वेस्पा जरूर सफल होगी। एनरिको ने खरीदारों के लिए ईएमआई की शुरुआत करने की योजना बनाई, जिससे वो सारे पैसे एक साथ इकट्ठा कर बचाने के इंतजार किए बिना वेस्पा स्कूटर को खरीद सकेंगे। उसने अपने कर्मचारियों से उम्मीद और हौसला रखने के लिए कहा, और उसकी ये उम्मीद भरी बातें काम कर गई। उसके कर्मचारी उसकी बात मान गए। इस घटना के बारे में रिको को पता चल गया। वो अपना आपा खोने लगा और उसकी मदद करने के लिए अब लिविया अपना काम करती है। वो पॉला से मिलने आती है जहाँ पॉला काम करती है। वो उसकी मदद करने के इरादे की झूठ के साथ यहाँ आई है। वो जानबूझकर एनरिको का जिक्र करती है। उसे बताती है कि एनरिको और वो कभी साथ थे और एनरिको लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा ही किया करता है। पॉला उसे वहाँ से जाने को कहती है। कुछ देर बाद एनरिको पॉला को लेने के लिए आता है। पॉला उसे लिविया के साथ मुलाकात और उसकी बातचीत के बारे में बताती है। एनरिको उसे अपने अतीत की सारी बातों के बारे में उसे बताता है। वो वादा करता है कि वो उसे और एंटोनेला को कभी भी खोना नहीं चाहता, इसलिए वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि उन दोनों को दुख पहुंचे। उन दोनों की वजह से उसके पास अब एक परिवार होगा। एनरिको पॉला को शादी के लिए प्रपोज करता है और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। कहानी अब सिनसिनाटा में सुजैन के पास लौटती है, जहां वो जर्नलिस्ट से बात कर रही है और वेस्पा की कहानी बता रही है। ये कहानी पीटर को बहुत पसंद आती है। वो कोशिश करना चाहता है कि सूजन भी डायरेक्टर से मिले, पर उससे पहले वहाँ पीटर के पास एक आदमी आता है जिसे वो वॉर में एक साथ काम करने की वजह से जानता है। वो यहाँ एक फिल्म जो वॉर के बारे में बनने वाली है, उसकी कंसल्टेंट के रूप में मिलने आया है। बातों ही बातों में वो कहता है कि पीटर एक पायलट था जिसने जंग के दिनों में इटली में जगह जगह सक्सेसफुली बॉम्ब गिराए थे। सूजन के माता पिता की मृत्यु बॉम्बिंग में ही हुई थी। उसे ये सुन बुरा लगता है कि उसके माता पिता की मृत्यु का जिम्मेदार पीटर भी हो सकता है, क्योंकि उसने भी बॉम्ब गिराए थे। वो वहाँ से चली जाती है और अपना काम पूरा नहीं करती। सूजन अपने ऑफिस पॉन्टेडेरा लौट आती है। वो डायरेक्टर से न मिल पाने के लिए एनरिको से माफ़ी मांगती है। किस्मत से एनरिको उसकी बात को समझ रहा है और उसने इस पर कोई परेशानी नहीं जताई। कुछ ही समय बाद वहाँ पीटर पहुँच जाता है, जो अभी भी वेस्पा की कहानी से इम्प्रेस्ड है। वो एनरिको से मिलता है। पीटर वॉर के बाद वेस्पा की उभरती हुई छवि पर कहानी को कवर करने के लिए गहरी इच्छा जाहिर करता है।
एनरिको ने उसे कई बातों के बारे में बताया और पिछले बीते हुए कुछ सालों की तस्वीरें भी दिखाईं। इसके बाद एनरिको आगे की कहानी सूजन को बताने के लिए कहता है। बदकिस्मती से जो उसने सिनसिनाटी में सुना उसे याद कर वो आगे की कहानी बताने में नाकामयाब होती है और वहां से चले जाने की इजाज़त मांगती है। ये सब देख एनरिको उसे एक आइडिया देता है कि वो उसके वेस्पा पर सूजन को घुमाने के लिए ले जाए। एनरिको अपने लोगों से पीटर के लिए एक वेस्पा तैयार करने के लिए कहता है। वहीं पीटर सूजन से कहता है कि उसका भी एक भाई है जिसका वॉर की वजह से एक हाथ नहीं रहा, पर वो इसका जिम्मेदार इटली को नहीं मानता, ना ही वो उसे जिम्मेदार समझता है। मैंने जो किया वो करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त वही करना मेरा कर्तव्य था। वॉर में हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है। अब इटली भी वेस्पा कंपनी की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना ऐसा हम भी करें। वो सूजन को स्कूटर पर साथ चलने के लिए मना लेता है। पीटर पहली बार स्कूटर चला रहा था, वो उसे ठीक से नहीं चला पा रहा था। उन दोनों को साथ में देखते हुए एनरिको को एक आइडिया आता है। वो इस आइडिया को शेयर करने के लिए उन दोनों को वापस ऑफिस बुलाता है। वो चाहता है कि फिल्म में एक ऐसा भी सीन शामिल हो जिसमें हॉलीवुड के सितारे ऑड्रे हेपबर्न और ग्रेगरी पैक एक साथ वेस्पा की सवारी करते हुए रोम में घूमें। फिल्म में कई वेस्पा दिखाने के बजाय फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस उसे चलाएं और इसका आनंद लें, जिससे ये फिल्म एक मॉडर्न लव स्टोरी बनेगी, जैसा कि फिल्म का डायरेक्टर भी चाहता है। पर बदकिस्मती से ये आइडिया रुचि के हाथ लग जाता है। वो अगले दिन पीटर से उसके होटल में मिलने जाता है और उसे एक मोटी रकम का चेक ऑफर करता है और कहता है कि वो अपनी कहानी लिखे, पर उसे फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद में छापे। वो नहीं चाहता कि वेस्पा की बिक्री हो और वेस्पा अपनी ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि इससे उसको नुकसान होगा। उसने पीटर को चेक दिया और वहां से चला गया, पर पीटर ने उसके ऑफर को स्वीकार नहीं किया। उसने इतनी मोटी रकम वाले चेक को एनरिको और सूजन के सामने फाड़ दिया। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे सूजन को उसके प्रति नाराजगी हो, पर एनरिको इस बात से परेशान है कि इसके बारे में सिर्फ हमें पता था, तो रिको को पता कैसे चल गया। यहाँ पीटर और एनरिको छुपे हुए जासूस को पकड़ने का मंसूबा बनाते हैं। वो अलग अलग लोगों को अलग अलग जानकारी के साथ लेटर भेजते हैं। अब जिसके पास जो लेटर की जानकारी होगी वही सेम वो रिको को भी बताएगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि जासूस कौन है। इस इन्वेस्टिगेशन में एनरिको अपने एक एम्प्लॉय को भी निकाल देता है। वहीं एनरिको की जिंदगी में परेशानी बढ़ाने के लिए पॉला की कार में सूजन का एक ईयर पीस रख दिया जाता है, ताकि वो उस पर शक करे, जिसकी वजह से दोनों में तनाव की स्थिति आ जाती है। वहीं ऑफिस में कॉर्डिनो एनरिको की सेक्रेटरी को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। उसे उस पर शक है कि वही जासूस है। वो फोन लेकर लास्ट डायल नंबर का पता करता है। तब इस बात का खुलासा होता है कि एनरिको की सेक्रेटरी यहाँ की सारी बातें रिको तक पहुँचाती है। उसे फौरन निकाल दिया जाता है और एनरिको द्वारा निकाले गए अपने स्टाफ को वापस बुला लिया जाता है और उससे माफ़ी मांगी जाती है। उस दौरान वेस्पा का आर्टिकल मैगजीन में पब्लिश कर दिया जाता है, जिसमें वेस्पा को परिवार के लिए एक सही चुनाव बताया गया है। वहीं सूजन पॉला को समझाती है कि ये सब कोई और कर रहा है और इन सब बातों के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। पॉला समझ जाती है और एनरिको के साथ उसका रिश्ता बेहतर हो जाता है। अब यही मौका है कि मैगजीन में वेस्पा के बारे में भी आ गया है और वेस्पा को लेकर अब डायरेक्टर से बात की जाए। तीनों लोग सिनसिनाटी स्टूडियो में डायरेक्टर से मिलने जाते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डायरेक्टर एक घोड़ा गाड़ी को फिल्म सीन में इस्तेमाल करने वाला है। सब शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर फिल्म के सीन के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा है। ये देख एनरिको को एक और आइडिया आता है। वो एक आदमी को पैसे देता है और उससे कपड़े थोड़ी देर के लिए उधार लेता है। वो पीटर और सूजन को इन कपड़ों के साथ तैयार होने को कहता है, जैसे कि वही दोनों इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस हों, और जब उन्हें वो इशारा करे तो दोनों को स्कूटर पर बैठकर सामने से गुजरना होगा, जैसे ये उनकी ही फिल्म का कोई सीन हो। एनरिको की डायरेक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं थी, फिर भी वो डायरेक्टर तक पहुंच गया, उससे बात की और उसे समझाया कि वो फिल्म को बेहतर बनाने के लिए जो वो ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है। कमी उसके कपड़ों में नहीं है, बल्कि उसकी कुछ चीज़ों में है, और बाहर वही चीज़ उसका इंतज़ार कर रही है, जिससे वो एक बेहतरीन फिल्म बना सकेगा। वो डायरेक्टर को अपने साथ बाहर लेकर आता है। वो पीटर को इशारा करता है। पीटर स्कूटर को शुरू करता है और दोनों बड़ी खूबसूरती से डायरेक्टर के सामने से गुजरते हैं, जिससे डायरेक्टर को समझ आ जाता है कि रोमांस को समझाने के लिए उसे घोड़ा गाड़ी की नहीं बल्कि उसके वेस्पा की ज़रूरत है, जिससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। रोमन हॉलिडे फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई। वेस्पा कई मैगजीन में फिल्म का पोस्टर भी बन गई।
फिल्म में वेस्पा को ऑड्रे हैपबर्न और ग्रेगरी पेक ने चलाया, जैसा कि एनरिको चाहता था। ये एडवर्टीजमेंट का आइडिया काम कर गया। फिल्म के रिलीज होने के बाद इसने वेस्पा की सेल को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वेस्पा पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गया और इसकी डिमांड दूसरे देशों में भी खूब की जाने लगी और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। इससे कंपनी के साथ साथ देश को भी फायदा हुआ। एक देश जो वॉर के बुरे परिणामों से गुजर रहा था, वो अब प्रगति की ओर बढ़ रहा था। जंग चाहोगे तो जंग मिलेगी, पर अगर प्रगति चाहोगे तो प्रगति मिलेगी, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां और बेहतर जिंदगी जिएंगी। आपकी प्रगति की सोच और मेहनत आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और कई चेहरों की मुस्कान बन सकती है। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।